नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम इमरजेंसी और डिजास्टर नर्सिंग के उन अहम क्लिनिकल गाइडलाइंस को डिकोड करने वाले हैं। हम बारीकी से समझेंगे कि किसी भी भयानक आपातकाल यानी एक बड़े संकट के आने से पहले, ठीक उसके बीचों बीच और उसके बाद मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की आखिर क्या जिम्मेवारियां होती हैं। इस पूरी चर्चा को हमने इन 5 मेन हिस्सों में बांटा है। डिजास्टर्स और उनसे जुड़े हेल्थ रिस्क्स, प्रिपेयर्डनेस और कोऑर्डिनेशन, प्री डिजास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इम्पैक्ट स्टेज और ट्रायाज, और आखिर में पोस्ट डिजास्टर केयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम इन खतरों को और उनसे जुड़े हेल्थ रिस्क्स को समझेंगे। अब देखिए, जब भी मास कैजुअलिटी इवेंट्स यानी बड़े पैमाने पर तबाही होती है तो उन्हें ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में रखा जा सकता है। एक तरफ है प्राकृतिक आपदाएं यानी नेचुरल कैलेमिटीज, जो अचानक आती हैं और पूरी तरह से तबाह कर देती हैं, और दूसरी तरफ होते हैं मैन मेड डिजास्टर्स। ये इंसानी गलतियों, किसी बड़ी टेक्नोलॉजिकल फेलियर या हिंसा का नतीजा होते हैं, जैसे कि बड़े एक्सप्लोजन्स या ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स। इन दोनों तरह के खतरों का अंतर समझना ही आगे की स्ट्रैटेजी तैयार करने का सबसे पहला कदम है। पर बात यहां खत्म नहीं होती। हर एक डिजास्टर अपने साथ कुछ स्पेसिफिक हेल्थ रिस्क्स लेकर आता है, और क्लिनिकल प्रैक्टिस में स्पेशली नर्सिंग स्टूडेंट्स को इन डिजास्टर टू इंजरी कोरिलेशंस को बिल्कुल फिंगर टिप्स पर रखना होता है। मिसाल के तौर पर सोचिए, जब बाढ़ यानी फ्लड्स आते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा हाइपोथर्मिया और कॉलेरा जैसी बीमारियों के फैलने का होता है। वहीं भूकंप आने पर बिल्डिंग्स गिरती हैं, जिससे क्रशिंग इंजरीज और फ्रैक्चर्स की केसेस लाइन लगा देते हैं। और अगर बात ज्वालामुखी यानी वोल्केनोस के फटने की हो तो आग से जलने यानी सिवियर बर्न्स और धुएं की वजह से सांस घुटने के केसेस सबसे ज्यादा आते हैं। मतलब आपदे का प्रकार देखते ही समझ आना चाहिए कि अब किस तरह की मेडिकल सप्लाईज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रिपेयर्डनेस और कोऑर्डिनेशन की। तबाही मचने से पहले की तैयारी आखिर होती कैसे है? एक सच्चाई ये है कि कोई भी सक्सेसफुल डिजास्टर रिस्पॉन्स कभी अचानक से नहीं बन जाता। ये ठीक इन 3 मेन पिलर्स पर टिका होता है। पहला, एक बहुत ही क्लियर इमरजेंसी प्लान बनाना। दूसरा, जरूरी मेडिकल किट्स, दवाइयां और सप्लाईज को संकट आने से बहुत पहले ही जमा करके रखना, जिसे हम स्टॉक पाइलिंग कहते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करना। एक नकली डिजास्टर सिनेरियो क्रिएट करके मेडिकल टीम्स की स्पीड और उनकी स्किल्स का टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, ताकि असली केओस के वक्त किसी से कोई चूक ना हो। लेकिन जमीन पर जब तबाही मची हो तो मेडिकल टीम्स अकेले कुछ नहीं कर सकती। एक पूरा कम्युनिटी नेटवर्क मिलकर काम करता है। हॉस्पिटल्स का कोऑर्डिनेशन ठीक फायर डिपार्टमेंट के साथ होता है, जो आग बुझाते हैं और लोगों को फंसों से बाहर निकालते हैं। वहीं पुलिस फोर्स सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर देखती है, जबकि एनजीओज खाना और साफ पानी पहुंचाते हैं। और इसके अलावा टेम्पररी रिलीफ कैंप्स सेटअप किए जाते हैं, जहां बेघर लोगों को सेफ शेल्टर मिल सके। ये सब एक साथ क्लॉकवर्क की तरह काम करते हैं। चलिए अब देखते हैं प्री डिजास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। एक सक्रिय यानी प्रोएक्टिव मेडिकल प्रोफेशनल की एक्चुअल भूमिका क्या होती है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि मेडिकल स्टाफ का काम सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर और इमरजेंसी शुरू होने के बाद शुरू होता है, पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता। एक नर्स या मेडिकल प्रोफेशनल का काम उस अलार्म के बजने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। वो बेसिकली हॉस्पिटल के इमरजेंसी प्लान्स को ठीक से डिजाइन करने में मदद करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आम नागरिकों को बेसिक फर्स्ट एड और सीपीआर जैसी लाइफ सेविंग स्किल्स सिखाते हैं। ये प्री डिजास्टर प्रिपरेशन किसी भी कम्युनिटी को बचाने की पहली और सबसे मजबूत कड़ी है। और ये पूरी तैयारी हमें ले आती है उस क्लाइमैक्स पर जिसे इम्पैक्ट स्टेज कहते हैं। यही वो वक्त है जब अफरा तफरी यानी केओस अपने चरम पर होता है और उसे मैनेज करना होता है। इस स्टेज पर सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है ट्रियाज। इसका सीधा सा मतलब है मरीजों को उनकी चोटों की गंभीरता के आधार पर छांटना यानी सॉर्ट करना। सोचिए, आसपास पूरी तरह से केओस है, हर कोई मदद मांग रहा है। बिना किसी सिस्टम के ये सिचुएशन संभालना नामुमकिन है। ट्रियाज उस अफरा तफरी में एक स्ट्रक्चर्ड और लाइफ सेविंग सोल्यूशन लेकर आता है, ताकि जिस मरीज को सर्वाइव करने के लिए सबसे तुरंत मदद चाहिए, उसका इलाज बिना वक्त गवाए सबसे पहले हो सके। इस कंफ्यूजन को बिल्कुल खत्म करने के लिए एक बहुत ही क्लियर कलर कोडेड ट्रियाज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ लाल यानी रेड टैग उनके लिए है जिन्हें इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग इंजुरीज हैं, जैसे सांस रुकना या भारी ब्लीडिंग। फिर आता है पीला यानी येलो, उन मरीजों के लिए जिनकी स्थिति सीरियस तो है पर उन्हें कुछ घंटे वेट करवाया जा सकता है, जैसे स्टेबल फ्रैक्चर्स।
हरा यानी ग्रीन उन मरीजों को मिलता है जिन्हें सिर्फ माइनर स्क्रैचेस हैं, जिन्हें हम वॉकिंग वुंडेड कहते हैं। और आखिर में काला यानी ब्लैक टैग उनके लिए यूज होता है जो गुजर चुके हैं या जिनकी चोटें इतनी एक्सट्रीम हैं कि उनका बचना अब मेडिकली संभव नहीं है। एक बार जब ये पेशेंट्स बिल्कुल ठीक से सॉर्ट हो गए, उसके बाद बिना 1 सेकंड गंवाए डायरेक्ट फर्स्ट एड इंटरवेंशंस शुरू हो जाते हैं। यहाँ फोकस बिल्कुल क्लियर होता है। घावों को साफ करना, भूकंप वगैरह से हुए टूटे हुए बोन्स को स्प्लिंट्स लगाकर तुरंत स्टेबलाइज करना और फ्लूइड लॉस से बचाने के लिए जल्द से जल्द आईवी फ्लूइड्स को मैनेज करना। पर इस सब में एक ह्यूमन एलिमेंट को कभी नहीं भूलना चाहिए। डिजास्टर नर्सिंग से फिजिकल इलाज के बारे में नहीं है। डरे हुए बच्चों और सदमे में डूबे परिवारों को उस भयानक क्योस के ठीक बीच में एक शांत और गहरी इमोशनल सपोर्ट देना, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को संभालना, ये एक बहुत ही प्रोफाउंड और ज़रूरी हिस्सा है। सही मायने में देखा जाए तो यही सच्ची इमरजेंसी देखभाल है। आखिर में हम बात करते हैं पोस्ट डिजास्टर केयर की। तबाही गुजर चुकी है और अब बारी है रिकवरी के उस लंबे रास्ते की। अगर हम डिजास्टर रिस्पांस के इस पूरे आर्क को देखें तो ये प्री डिजास्टर की प्लानिंग और एजुकेशन से शुरू होता है। उसके बाद आता है इम्पैक्ट स्टेज, जहां ट्रियाज और फर्स्ट एड अपना काम करते हैं। और अब आखिर में आता है पोस्ट डिजास्टर फेज। इस दौरान सबसे अहम काम होता है रिलीफ कैंप्स में लोगों की आम हेल्थ को मैनेज करना, ताकि गंदे पानी और खाने से नए डिजीज आउटब्रेक्स ना फैलें। इसके साथ ही सर्वाइवर्स को लंबा चलने वाला मेंटल हेल्थ काउंसलिंग देना भी उतना ही जरूरी है, ताकि वो इस गहरे ट्रॉमा से पूरी तरह बाहर आ सकें। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक सवाल छोड़कर जाना जरूरी लगता है। अगर एक चिकित्सा पेशेवर एक पूरे डिजास्टर के अल्टीमेट केओस के बीच इतनी ऑर्गेनाइज्ड और कंपैशनेट केयर डिलीवर कर सकता है, तो क्या एवरीडे क्लिनिकल इमरजेंसीज को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज नहीं किया जा सकता? इन फंडामेंटल ट्रियाज स्टेजेस और कोऑर्डिनेशन की स्ट्रैटेजीज पर महारत हासिल करना दरअसल एक आम तैयारी को एक्सेप्शनल केयर में बदल देता है, फिर चाहे इमरजेंसी का लेवल या स्केल कुछ भी क्यों ना हो।